नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने फतह किया है। पार्टी की यादगार जीत के बाद यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर थे। योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक दिल्ली में रहे। आज सीएम योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। वहीं कल पीएम मोदी, जेपी नड्डा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बीएल संतोष से मुलाकात कर चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल 2.0 की लिस्ट दिल्ली दौरे के दौरान फाइनल हो चुकी है। जाति समीकरण को साधते हुए 3 मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी। 2024 को लक्ष्य बनाकर बीजेपी मंत्रिमंडल का गठन करेगी और तकरीबन 4 दर्जन मंत्री बनाए जाएंगे। इसमें कैबिनेट और स्वतंत्र दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भी कद बढ़ाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद वापस लखनऊ आ गए हैं। दिल्ली में क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पे पहुंचे थे और 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पे रहने के बाद आज वो लखनऊ वापस आ गए और एक कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि जब कल यानी कि 13 मार्च को वो दिल्ली पहुंचे थे तो दिल्ली में उन्होंने शीर्ष स्तर के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा कि योगी और मोदी ने तय किया कि आखिरकार किनको मंत्रिमंडल में शामिल करना है और किनको शामिल नहीं करना। इसके बाद ये यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उपराष्ट्रपति से मिले, यानी कि उनसे शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे उन्होंने मुलाकात की। जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनसे मुलाकात की। उनसे चर्चा जो है वो हुई कि जो कैबिनेट बननी है यानी कि जो मंत्रिमंडल बनना है उसमें किनको किनको शामिल किया जाए, क्या क्या चीज़ों को तरजीह दी जाए, कौन नए चेहरे होंगे, कौन पुराने चेहरे होंगे। लेकिन उसके बाद वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रात में मिले। आज सुबह जब वो उठे तो वो मिलने पहुँचे अपने यूपी के जो प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी थे अनुराग ठाकुर, उनसे उन्होंने मुलाकात की। कल बीएल संतोष से भी मिले थे। यानी कि 2 दिनों तक लगातार वो जो शीर्ष स्तर के नेता हैं उनसे मिलते रहे और कहीं न कहीं इस बात पे चर्चा होती रही कि आखिरकार मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, किन चेहरों को तरजीह मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ दिवाकर पाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ। लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हो गए। केशव प्रसाद मौर्य, सुनील बंसल, दिनेश शर्मा, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह इस बैठक में मौजूद थे। यहां एमएलसी चुनावों के प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा की गई। वहीं योगी सरकार 2.0 की शपथ समारोह और मंत्रिमंडल पर विस्तार से चर्चा हुई। 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पे जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1 से सवा घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में कार्यकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश यूपी के जो संगठन के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह समेत कई और तमाम नेता मौजूद रहे। और ये कहा जा रहा है कि ये जो बैठक हुई है कोर ग्रुप की उसमें 2 मुद्दों पर चर्चा हुई है। पहली तो चर्चा हुई है शपथ ग्रहण को लेके और मंत्रिमंडल को लेके कि कौन से चेहरे शामिल किए जाने, कौन से नहीं शामिल किए जाने। दिल्ली से योगी आदित्यनाथ लौट के आए हैं, वहाँ से सुझाव लेके आए हैं, वो यहाँ पे सुझाव रखे गए हैं, उस पर मंथन हुआ और मंथन के बाद ये तय हुआ कि अब ये दिल्ली भेजे जाएंगे नाम। उसके बाद दूसरा जो सबसे अहम चर्चा हुई है वो चर्चा हुई है एमएलसी को लेके। 15 मार्च यानी कि कल से एमएलसी के जो चुनाव होने हैं उसके नामांकन होने हैं, उसमें किसको उतारा जाए, किसको ना उतारा जाए और कहां से किसको उतारा जाए, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा हुई है। क्योंकि विधानसभा में तो काफ़ी भारी सीटें जीत कर पहुंची है बीजेपी, तो विधान परिषद में भी उसको बहुतायत चाहिए, यानी कि एक मेजॉरिटी चाहिए, एक ताकत चाहिए। और ऐसे में जब एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएलसी जिताने की कोशिश होगी और इसके लिए
इनको नए चेहरे या फिर कहें कि दमदार चेहरों को उतारना होगा। तो इन दोनों चीज़ों पे फिलहाल चर्चा हो गई है। अब ये देखना होगा कि इन दोनों मुद्दों पे चर्चा होने के बाद क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं। तो पर्सन आशुतोष के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे। निषाद पार्टी के कैबिनेट में जगह देने के सवाल पर संजय निषाद ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, सबसे पहले आपकी पार्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छी जीत हासिल की। आपके चैनल को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आपने सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो सभी जिनके उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, अमित शाह जी को और माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके नीतियों का, मोदी जी की नीतियों को, अमित शाह जी के प्रबंधन को और माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन को सराहा, लोगों ने स्वीकार किया ऐतिहासिक जीत की। तो उन्हें धन्यवाद देता हूं और अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। संजय जी, निषाद समाज आपको कहता है कि आप हमारे जो है पॉलिटिकल गॉडफादर हैं। निषाद समाज की ये बार बार मांग रही कि आपको लोग जो है डिप्टी सीएम के पद पर देखना चाहते हैं और सरकार का जो स्वरूप अभी कुछ साफ नहीं है। मेरा समाज ये चाहता है कि हमारी जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो हमें उजाड़ा गया है बसाने का, जो हमारी रोजी रोटी छीनी गई है वापस को, आने वाली पीढ़ी के लिए न्याय सुरक्षा मिले, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मिले, ये उनकी चाहत है। ये भी चाहत है कि भारतीय समाज है, चाहता है, भारतीय जनता पार्टी है, वो चाय वाले के बेटे प्रधानमंत्री बना सकती है तो निषाद राज के बेटे कुछ भी बना सकती हैं। हम लोग कोई शर्तों की राजनीति नहीं करते, हम लोग सिद्धांत की राजनीति। सिद्धांत यही है कि जिनकी रोजी रोटी दो जो उनकी गायब है उनको मिले, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हम बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई, लायक समझा तो हमें गठबंधन किया, लायक समझा जिम्मेदारी दी, पूरे प्रदेश में प्रचार, लायक समझा 16 सीटें दी, लायक समझा जिताया भी दौड़ के। जो जिस लायक होंगे वो जिम्मेदारी देगी, हम लोग स्वीकार करेंगे। आखिरी सवाल, जिस ऐसा सरकार का जो स्वरूप बन रहा है, जो सूचनाएं हैं, 3 जो है डिप्टी सीएम होंगे, 28 कैबिनेट मंत्री होंगे, कुल 62 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो सकता है, आपकी संख्या कितनी हो सकती है इसमें? देखिए बताना, हम लोग बड़े भाई हैं, हम लोग छोटे भाई हैं। परंपरा रही है, वो जिस तरीके से गठबंधन निभाया है इससे पहले, उसी तरीके से सम्मान मिलेगा, मिलता रहेगा और जरूर मिलेगा हमारा। प्राइम न्यूज समझने के बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। कैमरा पर्सन शुभ के साथ महेश नायक कमल, प्राइम न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने तीसरा चुनाव लड़ा है और इसमें सपा अपनी छाप छोड़ने में नाकाम साबित हुई। अखिलेश यादव अपनी सीट निकाल पाने में जरूर कामयाब रहे, लेकिन एक सवाल था कि अखिलेश यादव विधायक बने रहेंगे या नहीं। ऐसे में अखिलेश ने सांसद बने रहना उचित समझा और अखिलेश यादव ने फैसला क्यों लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 देश की सियासत में नया अध्याय जोड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। देश के सबसे बड़े सूबे में लगातार दूसरी बार बड़े बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाली है। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बात की जाए तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्ष की ओर से सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, अखिलेश यादव को लेकर ये सवाल लोगों के जहन में है। चर्चाएं ये कि अखिलेश यादव करहल विधानसभा से विधायक बने रहेंगे या फिर वापस दिल्ली की राह पकड़ेंगे। अखिलेश जी जो सीट अपनी खाली करेंगे उस पर मेरे हिसाब से वो पूर्व विधायक सोमनाथ सिंह यादव जी को लड़ाएंगे और आजम खान साहब अपनी रामपुर की सीट अगर छोड़ेंगे तो शायद अपनी पत्नी को लड़ाएंगे। लेकिन इन दोनों सीटों का कोई प्रभाव सपा की राजनीति पर नहीं पड़ना। बता दें कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद 2017 में समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद 2019 में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। 2022 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और मैनपुरी की करहल सीट से वो आसानी से जीत गए। करहल सीट पर अखिलेश की टक्कर सीधे बीजेपी से एसपी सिंह बघेल से थी, लेकिन अखिलेश यादव ने एसपी सिंह बघेल को मात देते हुए अपना परचम बुलंद कर लिया। इस चुनाव में 32% से ज्यादा वोट हासिल करने के बाद भी समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रह गई और बीजेपी लगभग 42% वोट के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा सरकार बनाकर जहां इतिहास रचने वाली है, वहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती करहल और आजमगढ़ है। क्या अखिलेश यादव करहल से विधायक रहेंगे या आजमगढ़ से सांसद? किसी एक सीट से अखिलेश को दावेदारी छोड़नी पड़ेगी, वो आने वाले समय में सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। वाराणसी जोन के आईजी सत्यनारायण से त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता लवकेश पांडे ने खास बातचीत की है। सुरक्षा व्यवस्था पर आईजी सत्यनारायण ने क्या कुछ कहा, देखिए। उत्तर प्रदेश में होली नजदीक आ गया, ऐसे में होली को लेकर के किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, हमारे साथ वाराणसी आईजी जोन के सत्यनारायण जी हैं, उनसे जान लीजिए। सर, होली के पर्व पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आपके जोन में? हमारा पूरा परिक्षेत्र में होली के लेके अच्छा सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और हमारा पूरा पुलिस बल का जो संवेदनशील स्थानों पर उसका पिकेट के रूप में तैनात की जा रही है, मोबाइल पार्टी के रूप में तैनात की जा रही है और पीएसी का भी जो है वो उसका ड्यूटी लगाया जा रहा है। तो यह एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और साथ में जो है वीडियोग्राफी कराने के लिए भी थानाध्यक्षों को निर्देशित की गई है और ड्रोन कैमरा जहां अति संवेदनशील क्षेत्र होगा वहां ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाएगी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से अति संवेदनशील एरिया हैं उस पर किस तरीके के प्रशासन व्यवस्था की निगरानी रहेगी? जो अति संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही हम लोग तैयारी रख रहे हैं और जो गड़बड़ करने वाला व्यक्तियों का विरुद्ध जो है उनको पहले से ही पाबंद किया जा रहा है और उनको चिन्हित करके उनका पहले से ही उनको हिदायत दी जा रहा है और साथ में जो है उन क्षेत्रों में पीएसी बल का तैनाती भी कर रहे हैं और हमारा जो थानाध्यक्ष को भी वहीं स्टेशन कराएंगे, वो वहाँ भ्रमण पर रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस के लिए होली के पर्व पर किस तरीके की अपील करना चाहेंगे? मैं आम जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, आप लोग अपना होली पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में खुशहाली से मनाएं और किसी का ऊपर जो है होली फेंकने से पहले यह देखें और किसी का भावनाओं का ठेस ना पहुंचाएं और अपना होली पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण मनाएं। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ आईजी के सत्यनारायण जी रहे, उनका कहना है कि होली का पर्व नज़दीक है, खुशियों के साथ होली मनाएं। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें पुलिस प्रशासन का आम जनमानस सहयोग करे और खुशियों के साथ परिवार के साथ बैठ करके होली मनाएं और ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे और किसी आम जनमानस को ठेस न पहुँचे, देख कर ही कलर फेंके, यानी शांति व्यवस्था बनाने के लिए आम जनमानस से अपील भी की है। वाराणसी से लवकेश पांडे, प्राइम न्यूज। यूपी विधानसभा में बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में फिर से आ गई है। होली बाद शपथ समारोह होने की बात सामने आ रही है और दूसरी ओर मेरठ के सरधड़ा विधानसभा से बीजेपी नेता संगीत सोम की हार हुई है। इस सीट से सपा के अतुल प्रधान विजयी हुए हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर पलटवार करते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि वो हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दलित, जाट सभी जातियों को गाली देने लगे। वहीं इसके बाद सपा विधायक अतुल प्रधान समेत कई सपाई एसपी देहात से मिलकर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगीत सोम के डर से पुलिसिया संरक्षण देने की मांग की है। भाजपा ही हमारे सतना विधानसभा में और गरीब गुरबा लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह सलावा गांव में भाजपाइयों द्वारा दलितों के घरों पर हमले किए गए, उनके साथ मारपीट की गई, उसको लेके हम लोग एसपी देहात साहब से मिले थे। अभी उन्हें पूरी जानकारी दिलाई और होली पे पूरी व्यवस्था पुख्ता करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि व्यवस्था पूरी पुख्ता की जाए और गरीब लोगों को संरक्षण दिया जाए। और एसएसपी साहब यहाँ पे मौके पे नहीं है, अभी एसएसपी साहब से बात हुई थी तो हमने उनसे यही कहा कि होली नज़दीक है, जो गरीब गुरबा वहाँ परिवार है उनका संरक्षण कानून रूप से दिया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा जाए। देश के त्योहारों का सीजन लगातार चल रहा है और इस हफ्ते होली और शब बारात है। इसे लेकर लखनऊ में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने क्राइम मीटिंग की, जिसमें जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया समेत तमाम पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने शांतिपूर्ण त्यौहार संपन्न कराने के निर्देश दिए। कोरोना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी।
चाइना से होते हुए कोरोना ने दुनिया भर में भीषण तबाही मचाई। भारत को भी कोरोना से काफी नुकसान पहुंचा। आज वैक्सीन ने कोरोना पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी है। कुछ जिलों में 1-2 केस सामने आते हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके लिखा कि 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसे लेकर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों के साथ साथ 60+ के बुजुर्गों को कोविड प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। सभी प्रदेशवासी इसका लाभ उठाएं। खबर अयोध्या से है। रामनगरी पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह ने रामलला के निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया है और राम जन्मभूमि जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बन रहे नए मार्ग का निरीक्षण भी किया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने गहन मंथन भी किया। कार्यों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से सुग्रीव किला मार्ग जो है अब तेजी से काम होगा। जो 6 पार्किंग है उसमें 2 में काम शुरू हो गए हैं, जैसा अभी आपने पीछे देखा। 1 में काम आज ही शुरू हो रहा है और 2 जो है प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर अभी इसी महीने काम शुरू हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें अभी थोड़ा समय लगने की संभावना है। बाकी जो यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हैं उनको प्रॉपर एक मॉडर्न लुक देकर प्रॉपर ड्रेनेज और प्रॉपर केबलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए ये प्रोजेक्ट्स भी जल्दी सैंक्शन हो जाएंगे। और साथ ही साथ गृह विभाग के भी बड़े काम, बैरक्स, मल्टी स्टोरेज जो है बिल्डिंग्स जो है बनाई जा रही हैं। एक कंट्रोल रूम भी जो है परिसर के ठीक बाहर बनाया जा रहा है, उस पर भी विशेष रूप से प्रयास हो रहा है। सड़क चौड़ीकरण का कब से काम शुरू होगा सर? देखिए, सड़क चौड़ीकरण का एक पहला छोटा काम तो सुग्रीव किला का तो करीब चौड़ीकरण का काम तो पूरा हो ही गया है। अब हनुमानगढ़ी वाली सड़क जो है उसमें भी एक्विजिशन लगभग कंप्लीट हो गया, वो भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और जो मेन रोड वाला है अभी उसको सैंक्शन करा के फिर उसका काम जो है शुरू किया जाएगा। बस्ती के एसपी आशीष श्रीवास्तव ने पैकोलिया थाना में बने नवनिर्मित महिला हेल्प डेस्क का लोकार्पण किया। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने फीता काटकर उद्घाटन किया और एसपी ने महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त सभी कर्मचारियों से महिलाओं की समस्याओं को सुनकर तत्काल कार्रवाई करने का आवश्यक निर्देश दिए। थाना पैकोलिया क्षेत्र में 140 ग्राम प्रहरियों को एसपी ने जूते भी बांटे। अभी कल शाम को जो दुर्घटना हुई थी उसमें इनकी सहायता से, गोताखोरी का काम करते हैं, इनकी सहायता से लाश को हमने जो बरामद कराया था। एक प्रोत्साहन धनराशि के रूप में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनको प्रोत्साहन धनराशि। विधानसभा चुनाव के दौरान कई प्रतियोगिताओं के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था। प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने वाले प्रतिभागियों और अभियान में सहयोगी बनने वालों को जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने लोगों के उत्साह की सराहना करते हुए भविष्य में भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। देखिए, अभी हमारे जनपद मिर्जापुर में विधानसभा के निर्वाचन सकुशल संपन्न हुए हैं और निर्वाचन के 2-3 महीने पूर्व सेल्फ स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता की गतिविधियां कर रहे थे और इसमें हमको जितने भी लोग हैं समाज के विभिन्न वर्गों से सभी का हमको सहयोग मिला था और इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। रंगोली, मेहंदी, पेंटिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और अनेक तरह के कार्यक्रम इसमें आयोजित किए गए थे और उन सभी लोगों को आज यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित करके उनका सभी को हमने सम्मानित किया है, उनका अभिनंदन किया है और उनसे अपील भी करी है कि भविष्य में भी वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इसी तरह हमारा सहयोग करते हैं। खबर सोनभद्र से, जहां जनपद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक लग्जरी गाड़ी से अवैध गांजा ले जा रहे 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार तस्करों के पास से लगभग 40 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। उड़ीसा से गाजीपुर जा रहा था अवैध गांजा और चौपन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जनपद सोनभद्र पुलिस की क्राइम ब्रांच थाना चौपन की संयुक्त टीम द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को एक जाइलो कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास अवैध रूप से ले जा रहे 40 किलोग्राम गांजा थी, जिसको कि बरामद किया गया है। हमारी क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली थी कि उड़ीसा की ओर से एक जाइलो कार से गांजा को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर ये कार्रवाई की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये गांजा ये लोग उड़ीसा से लेकर के आ रहे थे और इसको गाजीपुर ले जा रहे थे और इनसे पूछताछ हुई है तो इनका कहना है कि ये गाजीपुर में इसको खपाते थे
जो कार्रवाई हुई है ये कल शाम को हुई है और इसमें आज मुलजिमों को जेल भेजा गया है। हरदोई में दिन दहाड़े तमंचे के बल पर बाइक सवार को लूटने वाले लुटेरे गिरफ्तार हो चुके हैं। सुरसा थाना क्षेत्र में तमंचे के बल पर बाइक लूटी गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तीनों लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से लूटी गई बाइक बरामद हुई है और अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे कारतूस भी जब्त हुए। दिनांक 27 फरवरी को थाना सुरसा थाना अंतर्गत 3 बदमाशों ने अत्यंत साहस का परिचय देते हुए ये असित नामक लड़के को तमंचे की बट से चोट पहुंचाकर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई थी। इस संबंध में जनपदीय पुलिस, स्वाट, सर्विलांस, थाने की पुलिस, इन सब लोगों ने गहन प्रयास किया। चूँकि ये दुस्साहसिक घटना थी, काफ़ी प्रयास करते हुए इसमें टीमें तमाम गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी, जिसमें कि कल दिनांक 13/3 को मुखबिरी के आधार पर पुलिस घेराबंदी कर खड़ी थी, जहां पर 4 अभियुक्त ये 2 मोटरसाइकिलों से आते हुए दिखाई दी। पुलिस पार्टी द्वारा रोके जाने पर इन्होंने पुलिस पर फायर भी किया। पुलिस द्वारा हिकमत अमली से इन्हें घेर कर गिरफ्तार किया गया। हरदोई में बीते दिनों 9 मार्च को किसान की हत्या मामले में उसकी पत्नी और चचेरा भाई गिरफ्तार हो चुका है। बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने ही चचेरे देवर के साथ मिलकर गला दबाकर पति की हत्या की थी। 10 मार्च की रात को थाना संडीला में एक कृषक मुन्ना पाल की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसमें इसका गला दबाकर हत्या किया जाना पाया गया था। इस संबंध में मृतक की पत्नी निशा द्वारा अपने चचेरे देवर के संबंध में नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं एक चश्मदीद साक्षी दर्शाया गया था। पुलिस द्वारा इसमें गहन पड़ताल करते हुए न सिर्फ अभियुक्त सरोज को पकड़ा गया, बल्कि राज का फाश करते हुए इसकी पत्नी निशा को भी घटना में संलिप्त पाते हुए गिरफ्तार किया गया है। जनपद जालौन के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र में किसानों की एक बार फिर से फसल बर्बाद हो चुकी है। एक तरफ पिछले दिनों सर्दियों में ओले पड़ने के चलते फसल बर्बाद हुई थी, तो अब नहर के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से किसानों की पूरी फसल जलमग्न हो गई, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पानी क्या है इसमें, ये नहर से ओवरफ्लो चलती है या वहाँ कहीं डिस्टर्ब है तो वहाँ से निकलता है, तो हर साल का सिस्टम है ये। अच्छा, लगभग में कितनी फसलों बर्बाद हुई होंगी इस पानी की वजह से? 25 से 30 एकड़ जमीन खराब हो जाती है। अच्छा, ये हर साल का मामला? हर साल का सिस्टम है। अच्छा, तो इस बात की सूचना आपने नहीं दी किसी विभाग को? हमने भी जब प्रधान थे उस टाइम भी हमने दिया था। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, तो आप भूतपूर्व प्रधान हैं? जी सर। अच्छा, तो यहाँ देखा जाए घरों में भी पानी भर चुका है अभी तक? भर जाता है। कोई प्रशासन अभी नहीं आया आपके यहाँ? कोई भी नहीं आया सर। उन्नाव में ARTO ऑफिस में CDO ने औचक निरीक्षण किया है और ADM, SDM और CO सिटी के साथ छापेमारी की गई है। ARTO ऑफिस के अंदर से 3 लोग पकड़े गए हैं। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ। छापेमारी के ARTO प्रशासन श्री आदित्य त्रिपाठी द्वारा पूर्व में भी और आज सुबह भी मुझसे अनुरोध किया गया था कि इस कार्यालय में कतिपय कुछ दबंग टाइप के जो दलाल किस्म के लोग हैं वो इनके ऑफिस में आते हैं, धमकाते हैं और कुछ अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस संबंध में ADM और एडिशनल SP जो CO सिटी चार्ज पे भी हैं उनसे वार्ता की गई। शहर में जाम की स्थिति पर भी वार्ता की गई और फिर औचक छापेमारी के लिए पूरी टीम लेकर हम लोगों के द्वारा यहाँ आया गया। इस कार्रवाई में 3 अनधिकृत रूप से यहाँ पे घूम रहे लोग मिले, जिसमें से 2 लोग सर्वर रूम से पकड़े गए हैं। सर्वर रूम में 2 ऐसे व्यक्तियों का पकड़ा जाना बहुत ही चिंतनीय और गैर कानूनी है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त धाराओं में मुकदमा कराया जा रहा है। ARTO प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि इस तरीके से जो भी लोग अनधिकृत रूप से और दबंगई दिखा रहे हैं उन पर सख्त धाराओं में वह स्वयं तहरीर देकर मुकदमा कराएं। वाराणसी में फागुन माह में एकादशी को पूरी काशी रंग बिरंगी रंगों से रंगी हुई नजर आती है। रंग भरी एकादशी के दिन महादेव माता पार्वती को शादी के बाद पहली बार काशी में लेकर गए थे। काशी विश्वनाथ धाम के आसपास की गलियां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन के लिए भर जाती हैं। सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा के निर्वहन के लिए महंत निवास माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ को कश्मीर से मंगाई गई लकड़ियों से निर्मित पालकी से काशी विश्वनाथ धाम के गर्भगृह तक ले जाया जाता है। इस अद्भुत पल का साक्षी बनने के लिए सिर्फ काशी से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग वाराणसी पहुंचते हैं और इसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।